नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने भी पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को लेकर एक वेबसाइट बनाई है जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां होंगी। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा स्वीकार किया गया है। अभी तक पीओके पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता रहा है और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पीओके में चुनाव कराए जाने का भी आदेश दिया था। covid.gov.po के नाम से यह वेबसाइट बनी है और इस वेबसाइट में ग्राफिक्स के जरिए कोरोना के संक्रमण का दायरा बताया गया है। इस पर नक्शे की फोटो देखने के बाद ही पाकिस्तान की सरकार को यूजर्स ने ट्विटर पर सवाल पूछना शुरू किया। पहली बार पाकिस्तान ने सही नक्शा दिखाया। इसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसे आखिरकार उसने भारत के हिस्से वाले कश्मीर के तौर पर दिखाया है। यानी कि वो हिस्सा जिसे भारत हमेशा से कहता रहा है कि ये जबरदस्ती दावा करने की बात है पाकिस्तान की तरफ से, ये कश्मीर का हिस्सा, भारत का हिस्सा है, उस पर अब पाकिस्तान की अपनी एक वेबसाइट से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस हिस्से को भारतीय कश्मीर के हिस्से के तौर पर, भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। ये नक्शा इस समय आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। covid.gov.pak ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर ये नक्शा दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कश्मीर के कब्जा कर रखा है उसे भारतीय क्षेत्र वाले कश्मीर में दिखाया है। यह एक तरीके से पाकिस्तान की स्वीकृति है कि असल में कश्मीर का यह हिस्सा भारत का ही है और भारत लगातार यह बात मजबूती से रखता भी रहा है, कहता भी रहा है कि पाकिस्तान इसे बेवजह अपना हिस्सा बताता है, इस पर अपना दावा करता है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में महातूफान अम्फन ने दोनों राज्यों के कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी। तूफान आकर गुजर गया लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। अकेले बंगाल में ही 72 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम से अपील की है कि वो खुद आकर राज्य के हालात देखें। और इन सब के बीच हम आपको दिखाते हैं तूफान के जाने के बाद बर्बादी का मंजर कैसा है। चंद घंटों के लिए आया तूफान मगर शहर को बर्बादी के ऐसे दे गया निशान जो महीनों नहीं भरेंगे। अम्फन तूफान आकर गुजर गया लेकिन छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। कलकत्ता क्लब के सारे पेड़ एक साथ जमींदोज हैं। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं। पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो केएमसी के कर्मचारी हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसको साफ कर दिया जाए। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है। दीघा की तस्वीरें भयानक भी हैं और दर्दनाक भी। मैं इस समय हूँ
दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है। ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। दीघा, कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत को ही बदल दिया है। कोलकाता में बिजली के खंभे टूट कर रास्तों पर पड़े हैं। शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है, घरों के भीतर लोगों के सामान पानी है, बेहिसाब परेशानी। हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो घर जमींदोज हो गया, कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुसाए पानी को उलीचने की कोशिश हो रही है, कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान। शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं, हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम से मांग की है कि वो आए और बंगाल की हालत देखें। 57 আর 15 72 জন নানাভাবে কাজ পড়ে বা বিদ্যুতের তার পড়ে বা কোনোভাবে মারা গেছেন বাড়ি পড়ে। তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। দুর্যোগ তো দুর্যোগই। बंगाल के अलावा ओडिशा में भी ऐसा ही भयानक मंजर सामने आया। बालासोर की तस्वीरें हैं ये। मोटे मोटे दरख्तों को तूफान ने पत्तों के माफिक उड़ा दिया। कोई पेड़ सड़क पर गिरा, कोई किसी के घर पर। अब इन पेड़ों को काटकर हालात सुधारे जा रहे हैं। केंद्रापारा में भी तूफान ने ऐसी ही तबाही मचाई है। घरों पर पेड़ गिरे, घर तहस नहस हो गए, बिजली के खंभे गिरे। अब उनकी तार काटकर खतरे को टाला जा रहा है और तूफान के सामने होर्डिंग बोर्डिंग की तो खैर बिसात ही क्या थी। तूफान तो आकर चला गया, मगर जो बर्बादी मचाई है उसकी तकलीफ जाने में समय लगेगा। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के बाद अयोध्या में जमीन के समतलीकरण का काम शुरू किया गया था। इस दौरान राम मंदिर न्यास ट्रस्ट की तरफ से दावा किया गया कि राम जन्मभूमि निर्माण स्थल से कई मूर्तियों और स्तंभों के अवशेष मिले। इसके बाद राम मंदिर को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। देवी देवताओं की ये मूर्तियां, ये खंभे और ऐसे ही कई अवशेषों के अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल से मिलने का दावा किया गया है। आज तक पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ निर्माण स्थल पर समतलीकरण का काम चल रहा है, वहीं पास में ये पुरातात्विक अवशेष रखे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव का कहना है कि समतलीकरण के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला है। श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है। ट्रस्ट की ओर से मूर्तियां मिलने का दावा किया गया तो जो लोग यहां मंदिर होने की बात कर रहे थे उनकी तरफ से नए सिरे से बयान आए। तो ये जितने सामान निकल रहे हैं ये सब ये दर्शाते हैं कि बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर था, बहुत ही सुंदर आकृति की बना हुआ था, लेकिन उसको ध्वस्त करके और हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया।
लॉकडाउन के दौरान निर्माण स्थल पर मिली छूट के बाद यहां समतलीकरण का काम चल रहा था। गर्भगृह वाले स्थान पर ही राम मंदिर का प्लेटफॉर्म बनना है। उसी दौरान इन अवशेषों के सामने आते ही एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ये उस जगह पर मिले हैं जो गर्भगृह था, जिस जगह पर रामलला का विराजमान थे और जिस जगह पर ऊंचा टीला एक बना हुआ था। यानी कि अब आने वाले वक्त में ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं संग्रहित होंगी और एक बार फिर ये चर्चा चलेगी कि आखिर इस इलाके में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। फिलहाल रामलला को गर्भगृह से निकालकर राम जन्मभूमि परिसर में इस अस्थायी मंदिर में रखा गया है। इन्हें यहां से शिफ्ट किए जाने के कार्यक्रम में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश है कि लॉकडाउन खत्म होते ही राम मंदिर निर्माण का काम पूरी तरह शुरू किया जाए। बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। 25 मई से देश में घरेलू उड़ानों की फिर से शुरुआत हो रही है। फिलहाल 1/3 विमान ही उड़ान भरेंगे। सरकार ने टिकटों के दाम भी तय कर दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नियमों और शर्तों की जानकारी दी है। लॉकडाउन के बाद से ही बंद घरेलू उड़ानों को 25 मई से शुरू करने का ऐलान हो चुका है। शुरुआत में 1/3 सेवा ही बहाल होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने शर्तों और नियमों को लेकर जानकारी दी। मेट्रो टू मेट्रो शहरों में और मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहरों में अलग अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे। समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। पहले सिर्फ 1/3 33% और जो हमारा अनुभव होगा उसके बाद देखेंगे। सरकार की तरफ से अगस्त तक कुछ टिकटों के दाम तय कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए का किराया तय किया गया है। 40% सीट 6,700 रुपए से कम में बेचनी होगी, जो इन दोनों कीमतों के बीच का आंकड़ा है। वहीं विमानों के रूट 7 हिस्सों में बांटे गए हैं। इनका बंटवारा उड़ान में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को इन नियमों का पालन करना होगा। यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। जिनकी फ्लाइट को 4 घंटे हैं, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। यात्रियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी होगा। कंटेनमेंट जोन के यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट और विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना होगा। कोई फिजिकल चेक इन नहीं होगा। आप बोर्डिंग पास पहले से छपवाया जाएगा। आप एयरक्राफ्ट के अंदर मास्क पहनेंगे। तो जो भी सब प्रिकॉशंस है वो हमने ऑलरेडी इनको अनाउंस कर दिया। देश के हवाई अड्डे सोमवार से उड़ानों को लेकर तैयारी कर चुके हैं। IGI एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हूं और किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही है, आज तक आपको एक्सक्लूसिव यहां के विजुअल दिखा रहा है। आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर CISF की जो टीम मौजूद है वो पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी पैसेंजर से टच न हो। इस बीच रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इनके लिए टिकट की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए शुरू हो गई है। रेल मंत्री ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन AC ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में रियायतों का दौर जारी है। आज दिल्ली में पार्क खुल गए, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ गई। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे जीती जाएगी कोरोना से जंग? लॉकडाउन के चौथे चरण में जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बीच कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में ढील के बीच लापरवाही की भी चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में आज से पार्क शुरू हुए तो मानो मेला लग गया। नियमों की धज्जियां उड़ने लगी। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, यहां तक कि पार्कों में बने जिम में एक्सरसाइज भी शुरू हो गई। पार्कों में जाने की बेताबी देखिए। गेट बंद था, बोर्ड लगा था, लेकिन दीवार फांदकर लोग टहलने पहुंच रहे थे।
5 महीने बाद शाहीन बाग की दुकानें खुली। पहले सीएए का विरोध प्रदर्शन और फिर कोरोना के संकट ने बाजार ठप कर दिया था। 14 दिसंबर के बाद से अब खुली दुकानों में ग्राहक नदारद हैं। सबसे बड़ी बात, ईद के त्योहार के मौके पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कुछ है नहीं, कारोबार तो कुछ है नहीं, जैसे तैसे करके वही चल रहे हैं। अरे ऑड इवन है, एक दिन खुलती है एक दिन बंद होती है, उससे तो कोई होने वाला कुछ है नहीं। इस बार जो है ईद का कुछ भी नहीं है, लोग कोई भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं निकल रहे। मुसीबत तो काफ़ी गंभीर है और 5 महीने से ज़्यादा के बाद मार्केट खुली है, जिसकी वजह से न तो कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर डरे हुए हैं। दूसरी बात, स्टाफ भी सब अपने अपने घर चले गए हैं। उधर लॉकडाउन 4 में रियायत मिलने के बाद से दिल्ली की सड़कों पर जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे बुरा हाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर का है, जहां गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पासेस भी हैं लोगों के पास, फिर भी कुछ लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है, जो लोग ये नहीं समझा पा रहे हैं कि वो जरूरी काम से निकले हैं या फिर इस काम से किसी इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर तो यूपी पुलिस है, लेकिन इसके आगे एक और बैरिकेड लगा है जहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और वो एक बार और जांच करने के बाद ही लोगों को एंट्री दिल्ली में दे रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में भी लॉकडाउन में ढील क्या मिली, सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर लंबा जाम लग गया। जिंद में सैलून खुला तो बार्बर ने खास तैयारी की। बाल कटाने पहुंचे लोगों की सुरक्षा के लिए दुकान वाले ने पीपीई किट पहन रखी है। ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उनका नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करने के बाद सेवा दी जा रही है, ताकि कोई पॉजिटिव केस आने पर पहचान की जा सके। जब आज आया तो एक ही बंदा बैठा था यहाँ पे, और वो भी एक कोने में और मैं दूसरे कोने में बैठा था। अपनी सुरक्षा के लिए और ग्राहक की सुरक्षा के लिए हमने यह चीज़ अपनाई है और ये किट लेके आए हैं और इससे बचाव जा सके कोरोना महामारी से। 2 महीने से कैद जिंदगी अब ट्रैक पर लाने की कोशिश जारी है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी ही इस बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज से दुकानें खुल गई हैं। दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोला गया, लेकिन कोरोना के इस भीषण संकट काल में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन खरीदार इक्का दुक्का ही दिखे। कोरोना संक्रमण के बीच चौथा लॉकडाउन राहत की किश्त लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। ये राजधानी लखनऊ के पत्रकारपुरम चौराहे का दृश्य है। यहाँ कपड़ों की दुकान खुली, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी एहतियात बरतते दिखे। आज से लगभग ज्यादातर मार्केट शहर लखनऊ के खुल जाएंगे, रेड जोन में होने के बावजूद ही। आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त पत्रकारपुरम चौराहे की ये दुकान है जो सुबह खुली है। ये चिकन की दुकान है। चिकन की जो कारीगरी होती है कपड़ों पे, उसकी ये दुकान है, जो कि लखनऊ का सबसे मशहूर और लखनऊ का की पहचान मानी जाती है। हालांकि लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले बाजार अभी नहीं खोले गए हैं। साथ ही निर्देश दिया गया है कि दुकानों पर 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। दुकानों में स्टाफ कम से कम होगा और दुकानदार को मास्क लगाना जरूरी होगा। नोएडा में भी इन्हीं नियमों के साथ दुकानें खुली, मगर बाजारों में सन्नाटा दिखा। देखिए, ये सेक्टर 18 और सेक्टर 27 की तस्वीरें हैं। यहाँ दुकानें ऑड इवन की तर्ज पर जरूर खुल गईं, मगर दुकानों पर इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 50 में भी दुकानों पर ग्राहकों का इंतजार करते दिखे दुकानदार। कानपुर में भी दुकानें तो खुल गईं, मगर यहाँ भी कोरोना संक्रमण का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर छाया दिखा। इसीलिए ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा रहा। सरकार ने दुकानदारों की समस्याओं को देखते हुए दुकानें खोलने का निर्णय तो कर लिया, मगर जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर रोक नहीं लग पा रही है, उसने लोगों को डरा रखा है। यही वजह है कि ज्यादातर दुकानों से खरीदार नदारद हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक मुश्किल से पार पाते हैं और दूसरी परेशानी पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है। घर जाना एक चुनौती बन चुका है।
घर जाने की उम्मीद सैलाब बनकर मुंबई के स्टेशनों पर एक बार फिर उमड़ी है। तपती गर्मी और ट्रेन का इंतजार, ये वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा धैर्य रखा और इस उम्मीद के साथ स्टेशन पहुंचे कि शायद इतना लंबा सफर पैदल की बजाय पहिए पर तय किया जाए। लेकिन स्टेशन और ट्रेन के बीच की दूरी का सफर भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बोरीवली रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें चलनी थी आज, और यहाँ पर इन मजदूरों को बुलाकर बीएसटी के बसेस में भरकर बोरीवली रेलवे स्टेशन ले जाना था। जब यहाँ पर मजदूर आए, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए, तो पुलिस ने उनको ये बताया कि 3 में से जो 2 ट्रेनें हैं वो आज रद्द कर दी गई है। बिहार में भी अलग अलग राज्यों से आए लोगों को घर पहुंचाने का काम जारी है। स्टेशन के बाहर लंबी कतार लगी है। कैमूर सीमा के पास कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से ट्रेन अररिया के लिए रवाना होने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं लोगों को खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं ताकि घर जाने की राह आसान हो सके। यहाँ कई मजदूर ऐसे हैं जो पैदल चलकर पहुंचे हैं तो कुछ ट्रकों में भरकर। आधी मंजिल तय कर ली है, अब बस घर पहुंचने का इंतजार है। तो में ये मजदूर अपने अपने घर, अपने अपने गांव की ओर बढ़ चलेंगे। आगे का सफर भी पूरा होगा, लेकिन आगे चुनौतियां क्या हैं ये बताएंगे ये लोग। तुम्हें बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, क्या नाम है आपका और कैसे पहुंचे बिहार तक? जी हम तेलंगाना से आ रहे हैं। हम लोग ट्रक से पहुंचे बिहार में। बॉर्डर पे एक दिन वेट किए और फिर बॉर्डर पे से हम लोग को ट्रेन से अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। तेलंगाना से बिहार कैसे पहुंचे? ट्रक से पहुंचे। ट्रक से ट्रक में बैठ के। कितना पैसा दिए उसके लिए? उसके लिए 2000 रुपए हो लिया। रांची में देश भर से मजदूर जैसे तैसे अपने प्रदेश तो पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने की राह आसान नहीं है। गांव वाले बाहर से आए लोगों को गांव के अंदर क्वारंटीन होने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जिस शहर ने कोरोना संकट के दौरान उन्हें बेगाना किया, उन्हें अब अपने भी अपनाने को तैयार नहीं है। गांव वाले ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो बाहर से आ रहे हैं उनको कर दिया जाए, ताकि गांव में उनका प्रवेश ना हो, और जब वो 14 दिन काट लेते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, फिर वो गांव में आए। सरिया वाला कर रहे थे। सरिया वाला। तो जब वापस लौटे हैं, गांव वाले लोग क्या बोल रहे हैं आपको? गांव वाला तो बोल रहा है कि गाड़ी उड़ी मंगा देना, तो अभी 2 दिन से देख रहे हैं कुछ नहीं मंगाते, कोई मदद नहीं कर रहा है। कोरोना के संकट के बीच मजदूरों का संकट भी विकराल होता जा रहा है। इंतजामों के दावों की पोल खुल रही है। आज तक ब्यूरो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय योजना की शुरुआत से पूरी पार्टी खुश है। कांग्रेस का कहना है कि इससे धान, मक्का और गन्ना पैदा करने वाले 19 लाख किसानों के खाते में सीधे 7,500 रुपए जाएंगे। इसकी पहली किस्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।